नमस्कार। आज हम उस कानूनी ताने-बाने को समझने की कोशिश करेंगे जो भारत के सबसे खतरनाक उद्योगों में से एक को सुरक्षित रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 के चैप्टर 5 की। ये वो चैप्टर है जो खदान में हर एक शख्स की जिम्मेदारी तय करता है। तो सवाल ये है कि दुनिया के सबसे मुश्किल और खतरनाक कामों में से एक को आखिर सुरक्षित बनाया कैसे जाता है। इसका जवाब देखिए सिर्फ हाईटेक मशीनों में नहीं है। जवाब छिपा है एक बहुत ही मजबूत कानूनी सिस्टम में जो हर एक इंसान की जिम्मेदारी को साफ साफ तय करता है। ये कोई आम नियम कानून नहीं है। ये एक ऐसी रूल बुक है जिसमें हर एक व्यक्ति की भूमिका कानूनी तौर पर तय की गई है। मतलब खदान के मालिक से लेकर मशीन चलाने वाले ऑपरेटर तक हर किसी के कर्तव्य एकदम साफ हैं, ताकि कोई भी ये न कह सके कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। तो हम जिम्मेदारी की इसी चेन को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात होगी जिम्मेदारी की नींव की, फिर खदान के कमांड सेंटर पर आएंगे, उसके बाद जमीन पर जो गार्डियंस हैं उनकी बात करेंगे, फिर कुछ खास भूमिकाओं और सामान्य कर्तव्यों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये अटूट श्रृंखला कैसे काम करती है। चलिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि कोयले का एक टुकड़ा भी निकलने से पहले आखिर सेफ्टी की नींव रखता कौन है और कैसे। देखिए, रेगुलेशन 37 बिल्कुल साफ कहता है कि खदान के मालिकों को रिस्क असेसमेंट करना ही होगा और उसका भी एक तय तरीका है। पहला कदम, जोखिम को जड़ से ही खत्म कर दो। अगर वो मुमकिन नहीं तो दूसरा कदम, जहां से जोखिम पैदा हो रहा है उसे वहीं कंट्रोल करो। और अगर वो भी नहीं हो सकता तो तीसरा और आखिरी कदम, जोखिम को जितना हो सके कम से कम करो। इसी क्रम में काम करना है। और मालिकों की जिम्मेदारियां यहीं खत्म नहीं होती। उन्हें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई देना होगा। समय समय पर ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग देनी होगी। मेडिकल सुविधाएं और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना होगा। हर दुर्घटना की जांच करके एक्शन लेना होगा। और सबसे जरूरी बात, ये सब कुछ वर्कर्स के लिए बिल्कुल मुफ्त होगा। उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा सकता। अब ये बहुत दिलचस्प है। जिम्मेदारी का ये जाल सिर्फ खदान के अंदर तक नहीं है, ये बाहर भी फैला हुआ है। जो लोग मशीनें बनाते हैं या डिजाइन करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि मशीनें सही इस्तेमाल पर सुरक्षित हों और साथ ही इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की पूरी जानकारी दें। वहीं दूसरी तरफ जो ठेकेदार खदान में काम करते हैं, उन्हें भी माइन ऑफिशियल्स के साथ लगातार संपर्क में रहना होता है। अपने वर्कर्स की हर चोट की रिपोर्ट करनी होती है और माइंस एक्ट के हर नियम का पालन करना होता है। तो ये तो हो गई नींव की बात। अब चलते हैं खदान के अंदर, उस कमांड सेंटर में जहां से रोजमर्रा की सुरक्षा को कंट्रोल किया जाता है। बात करते हैं मुख्य सुपरवाइजरी अधिकारियों की। ये जो लाइन है ना, मैनेजर खदान रूपी जहाज का कप्तान होता है, ये ट्रेनिंग मटेरियल्स में अक्सर इस्तेमाल होती है और ये मैनेजर की भूमिका को एकदम सही तरीके से समझाती है। जैसे जहाज पर हर चीज के लिए कप्तान जिम्मेदार होता है, ठीक वैसे ही खदान के पूरे ऑपरेशन और सेफ्टी के लिए आखिर में मैनेजर ही जवाबदेह होता है। और मैनेजर के काम सिर्फ ऑफिस में बैठकर नहीं होते, बल्कि काफी हैंड्स ऑन होते हैं। उन्हें रोजाना खदान का दौरा करना होता है। हर 15 दिन में कम से कम एक बार रात की शिफ्ट में इंस्पेक्शन करना जरूरी है। सेफ्टी को लेकर अगर कोई भी शिकायत आती है तो उसकी जांच करनी पड़ती है। एक्सीडेंट वाली जगह पर खुद जाकर मुआयना करना होता है। मतलब पूरी तरह से इन्वॉल्व रहना पड़ता है। लेकिन मैनेजर ये सब अकेले नहीं करता। उसके साथ स्पेशलिस्ट की एक पूरी टीम होती है, जैसे सेफ्टी ऑफिसर, जिसका काम एक्सीडेंट की जांच करना और सेफ्टी को बढ़ावा देना है। फिर है वेंटिलेशन ऑफिसर, जो हवा, गैस, धूल और आग जैसी चीजों को मैनेज करते हैं। सर्वेयर का काम है कि खदान के सारे नक्शे एकदम सटीक हो। और इंजीनियर, जो सारी मशीनरी का इंचार्ज होता है। हर किसी का एक खास काम है। और ये नियम कितने सटीक हैं, इसका अंदाजा आप इन नंबर्स से लगा सकते हैं। जैसे वेंटिलेशन ऑफिसर को खदान की हवा के सैंपल जमा करने के बाद उसे एनालाइज करवाने के लिए सिर्फ 48 घंटे मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इसी तरह अगर खुदाई खदान की बाउंड्री या किसी पानी से भरे इलाके के 120 मीटर के दायरे में आ रही है, तो सर्वेयर को इसे एक बुक में रिकॉर्ड करना होता है। ये डेडलाइंस और दूरियां बहुत सोच समझकर तय की गई हैं, ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। चलिए अब कमांड सेंटर से निकलकर जमीन पर चलते हैं। देखते हैं उन लोगों को जो असल में खदान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में शिफ्ट दर शिफ्ट सुरक्षा पर नजर रखते हैं। ये हैं ग्राउंड पर तैनात हमारे गार्डियंस, ओवरमैन और सरदार। तो यहाँ सुपरविजन की दो परतें हैं, इन्हें समझना जरूरी है। एक तरफ है ओवरमैन, जो पूरी शिफ्ट के लिए एक जिले का इंचार्ज होता है। वो देखता है कि हवा ठीक से आ रही है या नहीं, सपोर्ट के लिए सामान मौजूद है या नहीं, और शिफ्ट खत्म होने पर एक रिपोर्ट फाइल करता है।
दूसरी तरफ है सरदार। उसका काम और भी ज्यादा बारीक है। उसे शिफ्ट शुरू होने से 2 घंटे पहले और फिर शिफ्ट के दौरान हर 4 घंटे में अपने पूरे इलाके का चक्कर लगाना होता है और ये पक्का करना होता है कि खदान की छतें और दीवारें मजबूत और सुरक्षित हैं। और ये जिम्मेदारी की चेन सुपरवाइजर्स पर आके नहीं रुकती, ये आगे बढ़ती है और उन लोगों तक पहुंचती है जो बड़ी बड़ी पावरफुल मशीनें चलाते हैं, और आखिर में खदान के अंदर मौजूद हर एक इंसान तक। सोचिए, हर जरूरी मशीन के लिए एक ऑपरेटर है जिसकी कुछ खास जिम्मेदारियां हैं। जैसे वाइंडिंग इंजन मैन को हर शिफ्ट शुरू होने से पहले अपने इंजन और ब्रेक चेक करने हैं। बैंक्समैन और ऑनसेटर्स सिग्नल कंट्रोल करते हैं। शॉट फायरर अकेला शख्स है जो विस्फोटकों के इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार है। और जो लोग हैम यानी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी चलाते हैं, उन्हें भी हर शिफ्ट से पहले अपनी मशीन का इंस्पेक्शन करके उसे एक बुक में रिकॉर्ड करना होता है। हर किसी की अपनी चेकलिस्ट है। हाँ, एक शब्द को यहां समझना जरूरी है, ऑफिशियल या अधिकारी। रेगुलेशंस के हिसाब से ये कोई भी वो व्यक्ति है जिसे मालिक, एजेंट या मैनेजर ने लिखित में सुपरविजन की जिम्मेदारी दी है। इसमें असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, ओवरमैन, सरदार, ये सब आते हैं। मतलब इनके पास कानूनी अधिकार भी हैं और कानूनी कर्तव्य भी। और अब आता है रेगुलेशन 40, जो जिम्मेदारी के इस पूरे जाल को एक तरह से पूरा करता है। ये कहता है कि खदान में मौजूद हर एक व्यक्ति की ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो अपनी और दूसरों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। ये बहुत बड़ी बात है। सेफ्टी अब सिर्फ मैनेजमेंट का काम नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति का अपना कानूनी कर्तव्य है। और ये नियम कुछ चीजें बिल्कुल साफ कर देते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति ड्यूटी के दौरान सो नहीं सकता, कोई हिंसक व्यवहार नहीं कर सकता, खदान में आने से पहले और जाने के बाद अपनी अटेंडेंस लगाना जरूरी है, और सबसे जरूरी, अगर किसी को कोई भी खतरनाक स्थिति नजर आती है तो उसे तुरंत एक ऑफिशियल को रिपोर्ट करना ही होगा। तो चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि ये पेचीदा सिस्टम आखिर एक साझा जवाबदेही, एक शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी का कल्चर कैसे बनाता है। रेगुलेशंस में लिखी ये एक लाइन इस पूरे चैप्टर का सार है। एक मैनेजर कर्तव्यों को सौंप सकता है, लेकिन जिम्मेदारियों को नहीं। इसका मतलब साफ है, काम बांटा जा सकता है, पर आखिरी जवाबदेही किसी और पर नहीं टाला जा सकता। वो हमेशा मैनेजर की ही रहेगी। तो इस तरह मालिक के रिस्क असेसमेंट से शुरू होकर एक एक वर्कर की अपनी जिम्मेदारी तक एक ऐसी चेन बनती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यहां सुरक्षा सिर्फ एक कंपनी पॉलिसी नहीं है, बल्कि हर एक रोल के साथ जुड़ा हुआ कानूनी और नैतिक कर्तव्य है। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, इतने हाई रिस्क वाले माहौल में क्या जिम्मेदारियों का इतना बारीक जाल ही सेफ्टी सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है? शायद हाँ, क्योंकि ये वो ढांचा है जो अतीत के हादसों से सीखे गए कड़वे सबकों पर बना है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि खदान के अंदर हर कोई हर दूसरे की सुरक्षा का ख्याल रखे। इस विषय को हमारे साथ इतनी गहराई से समझने के लिए आपका धन्यवाद।